दोस्तों लोन डिफॉल्ट जिसे आप एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हो ना, अब इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली अब जितने भी भारत के बैंक हैं उनको और ज्यादा ताकत दे रहा है कि आप यानी एक तरह से जितने भी बैंक्स हैं वो अब लोन की रिकवरी और ज्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं। पूरा का पूरा क्या अपडेट है इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, इस वीडियो में और भी सारी चीजें देखेंगे कि बेसिकली लोन की सेटलमेंट क्या होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या रूल है, यानी क्या क्या नियम है जिसके दायरे में बैंक आपसे लोन की रिकवरी कर सकते हैं। यानी इस आर्टिकल के बियॉन्ड जाकर के भी काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये आर्टिकल है, यहां पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, इंडिया सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लान्स टू गिव लेंडर्स, यानी क्या प्लान कर रहा है कि जितने भी लेंडर्स हैं, लेंडर्स यानी आपके जितने भी बैंक हैं जो एक तरह से कर्ज देते हैं, उनको एक तरह से की पावर दे रहा है टू रिकवर लोन्स, यानी और ज्यादा पावर दे रहा है कि वो लोन की जो रिकवरी है अब और ज्यादा एग्रेसिवली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल हो गया। ऐसे ही फिर ये आर्टिकल है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का और ये आर्टिकल है, कुछ एक आर्टिकल है, मैंने इनके स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। अब मोटी बात इस कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन फोकस आया है वो सबसे पहले आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन के ऊपर। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होते हैं, जैसे मान लो जब आप छोटे मोटे लोन लेते हो ना, कि मान लो मोबाइल फोन खरीदना है, चलो जी बजाज ईएमआई कार्ड लगा दिया, लैपटॉप खरीदना है बजाज ईएमआई कार्ड लगा दिया, या फिर मान लो किसी बैंक से भी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हो कि लेट अस सपोज कि आपको मोबाइल फोन, एसी, टीवी, फ्रिज है ना, और लैपटॉप, ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ठीक है, जब हम ये लोन लेने के लिए बैंकों से कर्जे लेते हैं तो मोटी कहानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहां पे अभी लागू हो रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बेसिकली अभी एक प्रपोजल है, ये 2-4 महीने के बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि मान लो लेट अस सपोज कि कोई मोबाइल फोन अगर किसी ने लिया, लेट अस सपोज किसी ने आईफोन परचेज किया और 1 लाख रुपए इस आईफोन की वैल्यू है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि मान लो 10,000 रुपए आपने इसकी डाउन पेमेंट कर दी और 90,000 रुपए का आपने जो है इसका लोन ले लिया। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने 3 ईयर्स के लिए ईएमआई बनवा ली, समय पे किस्तें भरते रहे 5-6 महीने तो टाइम पे भरी, उसके बाद किस्तें भरना कर दिया बंद। ठीक है जी, तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जब ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो अभी तक क्या होता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। अब हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोन होते हैं ना, वो फोन है आपके पास, यूज आप कर रहे हो, लेकिन एक इसके ऊपर चार्ज बैंक क्रिएट करता है जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोथिकेशन। कहने का मतलब कि ये फोन बैंक के लोन के पैसे पे लिया हुआ है, तो अगर कल को आप इसकी किस्तें नहीं भरोगे तो बैंक के पास पूरा अधिकार है कि इस लोन को, इस फोन को आपसे ले ले और अपना पैसा इसको फोन को बेच के रिकवर कर ले। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ऐसे होते हैं कि मान लो एसी आपने घर पे लगवा लिया, तो ऐसा थोड़ी एसी के लिए लोन लिया कल को बैंक आपका एसी उतार के चला जाएगा। बैंक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स को ऐसे रिकवर नहीं करता। हाँ, बैंक कार लोन को ऐसे रिकवर कर सकता है कि गाड़ी उठा के ले जाएगा और बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा, लेकिन एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, इस केस में अगर अभी तक क्या होता है कि कल को कोई डिफॉल्ट भी हो जाए तो 90,000 रुपए का फोन था ना, तो बैंक का कोई ना कोई बंदा आपके घर पे आता रहेगा, बोलेगा पैसा भरो पैसा भरो। आप परेशान हो जाओगे कि रोज रोज मेरे घर पे आ जाता है, अड़ोसी पड़ोसी भी बेइज्जती हो रही है मेरी, है ना, तो ले दे करके फिर इस केस की सेटलमेंट हो जाती थी कि 90,000 रुपए का डिफॉल्ट है, बैंक कहेगा चलो 50,000 रुपए दे दो, केस को क्लोज करो, आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता था और केस सेटल हो जाता था। अभी तक ऐसा होता था। अब आरबीआई के पास 2 प्रपोजल आए हैं। ठीक है, पहला जो प्रपोजल है वो ये है कि जो जैसे मोबाइल फोन होता है ना, हर एक मोबाइल फोन के पीछे छोटा छोटा IMEI नंबर लिखा होता है। IMEI नंबर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो ये एक नंबर होता है, जैसे एक इंसान की पहचान क्या है, आपकी मेरी पहचान क्या है, हमारा आधार नंबर हमारी पहचान है, ऐसे ही मोबाइल फोन की पहचान क्या है, IMEI नंबर। ठीक है जी, अब एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है अब अगर मान लो कोई भी मोबाइल फोन के लिए अगर कोई भी बैंक या NBFC कोई भी कंपनी अगर कस्टमर को लोन देती है तो एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाना होगा। कंसेंट फॉर्म के अंदर क्लियरली ये लिखा होगा कि अगर कल को कस्टमर लोन का पैसा नहीं भरता तो ये जो IMEI नंबर है वो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो इसके IMEI नंबर को ब्लॉक करवा सकता है। समझ के बात को, यानी अब अगर मान लो आप कोई नया फोन कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हो फोन खरीदने के लिए और कल को मान के चलो कि आप उस लोन का पैसा नहीं भरते, तो आप एक कंसेंट फॉर्म साइन कर रहे हो कि अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो आपका IMEI नंबर बैंक ब्लॉक करवा सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। और एक बार जब आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो गया ना, तो आपके फोन में कभी भी नेटवर्क नहीं आएंगे,
ठीक है, आप उस फोन का कैमरा यूज कर सकते हो, वाईफाई से उस फोन को कनेक्ट करके व्हाट्सएप कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब आपका IMEI नंबर ब्लॉक हो गया तो फिर वो फोन नेटवर्क के कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लेके आया नहीं है, अभी इसको 1-2 महीने का टाइम लगेगा। अभी ये प्रपोजल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो दिया है बैंकों को। अभी ये क्यों लाया गया है, क्योंकि बैंकों का ये कहना है कि ये जो सेगमेंट है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसकी जो लोन की रिकवरी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई समझो, अगर कोई फ्रिज डिफॉल्ट कर दे, फ्रिज लेकर के उसका लोन डिफॉल्ट कर दे, तो उसको रिकवर करना, फ्रिज को उठाना, इतने का तो वो फ्रिज नहीं है जितना उसको उठाने की कॉस्टिंग आ जाती है। फिर सेटलमेंट के नाम पे भी कई बार क्या होता है कि कोई किराए पे रह रहा है, वहां से उसने AC लगवा लिया या फिर फ्रिज ले लिया लोन पे। अब मान के चलो कि वो है कहीं का, रह किसी दूसरी स्टेट में रहे, समझ के बात को, फिर वो किराए पे रहते हैं, लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं, रिकवरी करना इस सेक्टर में बहुत मुश्किल है। तो ये पहला प्रपोजल है और मोस्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो IMEI वाला नंबर है ना, ये कंसेप्ट है, इसी के ऊपर एग्री कर रहा है। एक और प्रपोजल क्या है, वो ये है कि एंड्रॉइड और जो आईफोन है इनके अंदर कंसेंट कस्टमर का लिया जाएगा, फिर इसके अंदर ऐप इंस्टॉल की जाएगी लेंडर के द्वारा, यानी बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा, और कल को अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो इस ऐप के माध्यम से आपका जो फोन है वो ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर RBI ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि कौन सी ऐप इंस्टॉल होगी, उस ऐप से कहीं कस्टमर की प्राइवेसी का इशू ना आ जाए, इस वजह से ये वाला जो कंसेप्ट है इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन ये जो IMEI वाला है ना, ये आपको दिखेगा कि 1-2 महीने के बाद ये लागू हो जाएगा। और जब भी कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आईफोन कह रहा हूं, मोबाइल फोन के लिए लेगा, तो उस केस में ये वाला कंसेप्ट अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेनली चलो ये तो चीज ठीक होगी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर ये कहानी है। अच्छा, बाकी भी तो लोन है, जैसे मान लो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, इस केस में या क्रेडिट कार्ड का कोई डिफॉल्ट कर दे तो इनके लोन की रिकवरी कैसे करता है बैंक। अच्छा चलो, ये एक एक करके तो मैं आपको भी बता ही दूंगा। मोटी बात, वैसे RBI के नियम क्या कहते हैं, लोन अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई भी लोन हो, इनकी रिकवरी के नियम क्या हैं। देखो, इसकी रिकवरी के पहली चीज तो RBI बैंकों को बोलते हैं कि टाइम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये RBI के नियम है। RBI के नियम बोलते हैं कि सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में ही या तो आप कस्टमर के घर पे विजिट कर सकते हो या फिर कस्टमर को फोन पे कॉल कर सकते हो। इसके ना पहले ना इसके बाद में कोई भी रिकवरी एजेंट कस्टमर को तंग नहीं कर सकता, फोन नहीं कर सकता, ना उसके घर पे जा सकता। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। कस्टमर की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हो सकता है कि मजबूरी वर्ष, अब देखो जिंदगी है, पैसा हाथ की मैल है कभी नहीं है, राइट। किसी ने जब लोन लिया उसके हालात अच्छे होंगे, आज उसकी मजबूरी है कि वो पैसा नहीं दे पा रहा, तो ऐसा नहीं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। कस्टमर को आप तमीज से ही बात करोगे। यहां पे RBI क्या बोलता है, एक तो कस्टमर को कभी आप एब्यूज नहीं करोगे, कभी गाली गलौज नहीं करोगे। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं करोगे कि आप कस्टमर के घर पे गए हो और वहां पे आपने तमाशा खड़ा कर दिया कि पड़ोसियों को बुला लिया, उसके रिश्तेदारों के आगे उसकी बेइज्जती कर रहे हो, जैसे करते हैं ना बैंक वाले कि भाई औकात नहीं है तो लोन नहीं लेना था ना, ऐसा करके कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करोगे कि कस्टमर अपने आप को ही कुछ ना कर ले। तो ये पूरा का पूरा रूल है। लेकिन एक चीज बताओ कि क्या करते हैं क्या बैंक वाले फॉलो, मतलब मैं तो खुद 1.5 साल रिकवरी डिपार्टमेंट में काम किया बैंक के अंदर, ठीक है। लाइक मेरे को तो पता है, मेरे नीचे पूरी टीम थी, ठीक है, 5 बंदों की टीम थी, बट नहीं करता बैंक ऐसे काम। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली नहीं करता। इवन मतलब जो मेरे जूनियर्स थे वो तो यही बोलते थे कि आज उसके गांव में गए, उसके पड़ोसियों को बोला। लाइक थोड़ा प्रोफेशनल बैंक में काम किया तो ऐसा गाली गलौज तो कोई भी नहीं करता था। ये छोटी मोटी कंपनी वाले जो होते हैं ना, ये इंस्टेंट लोन ऐप वाले, ये करते हैं गाली गलौज, बट कमर्शियल बैंक कोई वो नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ समझ लो। तभी मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि लोन लेना है तो बैंकों से लेना है। ये छोटी मोटी ऐप्स जितनी भी है ना, इनकी रिकवरी बहुत गंदी है, बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनसे लोन कभी भी नहीं लेना, ठीक है। ये तो बिना गाली के बात ही नहीं करेंगे, ऐसा वैसा, माँ बहन, ये वो, थर्ड क्लास बिल्कुल एक तरह से इसको बोलते हैं ना। बैंक्स कभी भी ऐसे नहीं बात करते, अब्यूज़ नहीं करते। बट हाँ, रिकवरी अगर करनी है तो देखो कंसेप्ट यही फॉलो करेगा बैंक कि वो घर पे जाएगा, डेली जा करके बैठ जाएगा, अब्यूज़ नहीं करेगा। बट कस्टमर तो नर्वस फील करता है ना कि यार आज फिर, अब आप समझो आप SBI का ID कार्ड डाल के चले गए, ठीक है जी, आप जा रहे हो उसके घर पे, डेली यार आसपास वाला देखता है ना कि यार बैंक वाले इसके घर में आ रहे हैं, प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को देख करके आप पोलाइटली बात करते हो। बैंक्स आर वेरी प्रोफेशनल, वो पोलाइटली बात करेंगे, कस्टमर के फेवर में बात करेंगे कि लोन करो, इसको सेटल, आपको ही फायदा है, ऐसा वैसा। हालांकि बैंक का फायदा है उस केस में, लेकिन पोलाइटली उसको कन्विंस करता है बैंक कन्विंस करता है, बैंक एब्यूज नहीं करता। लेकिन ये छोटे मोटे है ना, ये बड़े वो हैं, ठीक है। तो बैंक्स का कंसेप्ट ही है कि जाओ,
ठीक है, थोड़ा बहुत गांव के सरपंच को इन्वॉल्व करो, अड़ोसी पड़ोसी को इन्वॉल्व करो, ताकि इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो कस्टमर के ऊपर। आरबीआई की तो धज्जियां उड़ा रखी है, मतलब आई डोंट नो व्हाई की, बट फॉलो नहीं करता कोई भी रिकवरी एजेंट, फॉलो नहीं करता। अच्छा, बैंक का देखो, बैंक भी रिकवरी दो तरीके से करता है। जैसे अब मैं जैसे जब था तो मेरे नीचे 5 बंदे थे, तो 3 तो जो जूनियर लेवल पे बैंक के ही एम्प्लॉय थे, और 2 जो थे ना वो एजेंसी के एम्प्लॉय थे, वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, वो रिपोर्ट मेरे को ही करते थे, मतलब ठीक है। तो जो ये थर्ड पार्टी एजेंसी होती है ना, इनको बैंक कमीशन देता है कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन रिकवर कर दिया तो 10% आपका कमीशन हो गया। तो ये जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय होते हैं ना, ये तो और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब समझ के बात को, इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको ऐसा है कि मेरा 10% कमीशन बनना चाहिए, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो आरबीआई के रूल्स ठीक है लिखे हुए हैं सारे, बट फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा आरबीआई कहता है कि कम्युनिकेशन रूल, कि ये बैंकों को बोलता है कि ऑल कॉल्स शुड बी रिकॉर्डेड। अब ये चीज़ करते हैं, ये भी फॉलो एग्जैक्टली नहीं होता, बट हाँ कई बार क्या होता है, बीच बीच में ड्राइव आ जाती है बैंक की, तो जैसे हम क्या करते थे, जैसे बैंक में कॉल करते थे ना कस्टमर को कि क्या रहा, वो लोन दिया क्यों नहीं, ऐसा वैसा। तो बीच में एक पूरा कंसेप्ट आया कि ऐप बनाई बैंक ने, बोले कि अब किसी भी कस्टमर को कॉल करना होगा ना तो इसी ऐप से ही कस्टमर का नंबर डायल करके कॉल करना है। वो ऐप क्यों बनाई, कि ताकि हर एक कॉल को रिकॉर्ड किया जा सके। तो वही चीज़ है, जब जब आरबीआई ज़्यादा डंडा करता है तो फिर ये ऐप से कॉलिंग शुरू हो जाती है, वरना 99% जो कॉलिंग होती है वो तो आपके ही मोबाइल से डायरेक्ट आप कस्टमर को कॉल करते हो। तो खैर ये मैंने वैसे बता दिया आपको कि आरबीआई के क्या रूल है वर्सेस फैक्ट में या फिर एक्चुअल में क्या सारा का सारा सिनेरियो होता है। अब एक बार थोड़ा सा मैं आप बताता हूँ कि मान लो लोन की अगर हम बात करें तो लोन 2 तरीके से होते हैं, ठीक है, रिकवरी की मैं बात बता रहा हूं। एक तरफ तो हो गए आपके अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है, और एक तरफ होते हैं आपके सिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, जिस लोन को लेने के बाद आपने कोई भी चीज बैंक में गिरवी नहीं रखी। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया, ठीक है, उसकी लिमिट 1 लाख रुपए ली, अब कल को 1 लाख रुपए नहीं भर पा रहे, तो आपने कोई चीज बैंक के पास गिरवी तो नहीं रखी ना, कि मान लो आप 1 लाख नहीं भर पा रहे तो बैंक ये थोड़ी कहेगा कि मैं तुम्हारा घर बेच दूंगा या तुम्हारी गाड़ी बेच दूंगा। हमने कोई सामान गिरवी तो नहीं रखा ना बैंक के पास, इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन है। ऐसे ही पर्सनल लोन, हमने कोई सामान गिरवी नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, सिक्योर्ड लोन के आगे जैसे मान लो गोल्ड लोन, मैं गोल्ड लोन लेने गया, गोल्ड बैंक के पास जमा कराया, गोल्ड जमा भी किसके पास हो गया, लेंडर के पास यानी बैंक के पास। तो इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेज, कि कल को अगर मैं गोल्ड लोन का पैसा नहीं भर पा रहा ब्याज समेत तो बैंक मेरा गोल्ड बेच सकता है। ऐसे ही मान लो कार लोन हो गया, गाड़ी मेरे पास है, ठीक है, गोल्ड के केस में क्या था, गोल्ड भी बैंक के पास गिरवी है, ठीक है मेरा गिरवी बैंक के पास है, लेकिन गाड़ी के केस में क्या है, गाड़ी बैंक के पैसों से ली है लेकिन गाड़ी यूज मैं कर रहा हूं, इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कि बैंक के पास मतलब कल को मैं लोन नहीं भरूंगा तो बैंक मेरी गाड़ी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है जैसे मान लो होम लोन। अब ये क्या है, इमूवेबल एसेट है, इसको हम हिला तो नहीं सकते ना, तो इसीलिए ये भी बैंक के पास गिरवी है, कल को पैसा नहीं भरूंगा तो बैंक मेरा घर बेच सकता है। तो इसे क्योंकि ये इमूवेबल एसेट है तो इसीलिए हम बोलते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो है मॉर्टगेज। तीनों का मतलब एक ही है कि ये चीजें बैंक के पास गिरवी हैं। कब तक गिरवी है, मतलब एक तरह से गिरवी है, अगर कल को मैं पैसा नहीं भरूंगा तो बैंक इसको बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। अब देखते हैं कि सेटलमेंट काम कैसे करती है। पहले तो देखो क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीजें। अगर तो इनका कोई लोन डिफॉल्ट कर देता है, जैसे मान लो कोई भी चीज मान लो, चाहे क्रेडिट कार्ड की 1 लाख की लिमिट पकड़ लो, चाहे चलो मान लो 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन पकड़ लो, चाहे 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पकड़ लो, चाहे 2 लाख रुपए का कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पकड़ लो, तीनों में सिनेरियो सेम बैठता है, ठीक है, कि आपने कर दिया जी डिफॉल्ट, अब आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, अब बैंक इसके ऊपर ब्याज लगाएगा, 90 डेज हो जाएंगे तो बैंक इसको घोषित कर देगा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये एसेट जो है लगभग डूबने लगा है, ये पैसा मुश्किल दिख रहा है बैंक को रिकवर करने के लिए। बैंक आपके पास 3 नोटिस भिजवाएगा कोर्ट से, ठीक है जी। पहला तो नोटिस होगा सेक्शन 138 होता है कि जैसे ऑटो डेबिट लगा होता है ना आपके अकाउंट में, कि किस्त कट रही है पर अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्योंकि किस्तें बाउंस हो रही हैं तो इससे आपकी लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सेक्शन 138 का नोटिस। दूसरा जो नोटिस बैंक आपके पास भेजेगा वो भेजेगा एलआरएन को बोलते हैं लोन रिकॉल नोटिस, ये कोर्ट से आएगा। और तीसरा नोटिस आएगा डीएलएन, ये एक साथ ही भेज देगा तीनों नोटिस, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड लीगल नोटिस। ये 3 नोटिस हर लोन के अंदर आते हैं, चाहे आपके सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है ना, बैंक को भी पता है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हो बात को, कि मान लो आप कहते हो कि नहीं है पैसा, 90 दिन हो गए, मैं कहता हूं 190 दिन हो गए, मैं कहता हूं पूरा 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए, आपने पैसा बैंक का नहीं दिया, बैंक ने इसके ऊपर 2 लाख का लोन था, 2 लाख और ब्याज लगा दिया, अब बैंक कहता है आपने मेरे को 4 लाख रुपए देने, बैंक के बंदे आपके पास रोज आ रहे हैं, बस ये एक सरदर्द है।
अगर आप कहते हो ना कि मैं पैसा नहीं दे सकता, मान लो, देखो पहली चीज़ तो मेरा ये मानना है, चाहे बैंक बड़ा हो छोटा हो, बैंक के पास बहुत पैसा हो, लाइक मेरा बिलीव ये है कि कर्मा सबसे बड़ी बात, कि अगर आप किसी का पैसा खा रहे हो, चाहे आप गरीब बंदे का खा रहे हो, चाहे मुकेश अंबानी का खा रहे हो, तो आप अपने कर्मा बना रहे हो, पहली चीज़। तो मेरा ये मानना है कि विलफुल डिफॉल्टर कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास पैसा है और आप जानबूझ के डिलिबरेटली आप डिफॉल्ट कर रहे हो, तो ये मतलब मेरा ये मानना है कि कर्मों का भुगतान है, फिर वो आपको आज नहीं तो कल कैसे ना कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की मजबूरी हो गई, किसी के पास पैसा नहीं है, बहुत परेशान है, ये वीडियोस उनके लिए ही मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको सिखा रहा कि डिफॉल्ट कर दो या वैसा कर दो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो स्ट्रेसफुल ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पेन ना ले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है तो बैंक को भी ये चीज़ पता है कि बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई बहुत खास पावर नहीं है कि आपसे पैसे को रिकवर कर ले, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं है। तो बैंक थोड़े दिन परेशान करेगा, फुल बहुत सारे फ़ोन कॉल करेगा, ऐसा वैसा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट से नोटिस, डजंट मैटर, क्योंकि कोई पावर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़े दिन बाद जैसे जैसे केस पुराना होने लगेगा, बैंक को लगेगा यार पैसा मरा, ये तो डीठ आदमी है, पैसा दे नहीं रहा, फिर बैंक एक पिंजरे में से पिटारा खोलेगा जिसका नाम बोलेगा कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, कर लो, बहुत अच्छी बात है। अब जब सेटलमेंट की बात आई, मान लो 1 साल हो गया, 2 लाख रुपए का तो जी आपका मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट, 2 लाख रुपए उस पर बैंक ने आपका इंटरेस्ट लगा दिया, यानी ऑल टुगेदर अब 4 लाख रुपए रह गया। बैंक कहेगा ले आओ 4 लाख रुपए देने हैं, बैंक पता क्या कहेगा, एक मिनट यहां पे करेगा, बैंक कहेगा जी 4 लाख रुपए आपने देने हैं, एक काम करो सेटलमेंट कर लेते हैं 3 लाख रुपए में। आप कहोगे यार हाथ जोड़े भाई, पहली चीज तो जब सेटलमेंट होती है ना तो बैंक इंटरेस्ट को रिकवर करना ही नहीं चाहता, पर्दे के पीछे से आपके आगे तो बोलेगा कि 4 लाख देने हैं, ठीक है, पर्दे के पीछे से बैंक एम्प्लॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इंटरेस्ट रिकवर करने का। बैंक एम्प्लॉय के ऊपर जो सीनियर्स का प्रेशर होता है वो बोलते हैं कि प्रिंसिपल को रिकवर कर लो भाई, वही बहुत बड़ी बात है। तो 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, अब इसके ऊपर सेटलमेंट करो। या अगर तो नया नया केस है, मान लो 6 महीने पुराना केस है, 180 डेज पुराना केस है, तो बैंक कहेगा यार 60% पैसा दे दो, ठीक है। मान लो 2 लाख का था तो 6 दूनी 12, 1,20,000 पे दो और लोन को करो बंद। लेकिन अगर केस पुराना होता गया, मान लो 2 साल हो गए, बैंक को लग रहा है यार ये पैसा मर चुका है, तब आप बैंक को कहोगे ना भाई मेरे पास तो 30% या 20% ही पैसा है देने के लिए, सेटलमेंट करनी है तो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो बैंक कहेगा कर लो भाई, कोई बात नहीं, 30% 40% ही मेरा मूलधन का पैसा दे दो, मान लो कहता है 30% ही दे दो, तो कितना हो गया 2 लाख का 30%, 3 60,000 पे दो और केस हो जाएगा आपका क्लोज। समझ के बात को, जो सेटलमेंट नाम की चिड़िया है ना, इसका मतलब ही ये है कि कस्टमर कह रहा है कम से कम दूंगा और बैंक एम्प्लॉय कह रहा है ज्यादा से ज्यादा लूंगा। ये बस एक जिसको बोलते हैं सब्जी मंडी में भाव तो कि भैया ठीक लगा लो, ठीक लगा लो, ये सिंपल सी वही चीज है बस, कि आपका सिबिल तो खराब होने वाला है। अब समझो जैसे 2 लाख का मूलधन था, 2 लाख उस पर ब्याज लग गया, 1 साल हो गया आपने डिफॉल्ट कर दिया, अब 4 लाख देने हैं। अगर तो सिविल स्कोर बचाना है तो पूरा 4 लाख रुपए दो, पूरा 4 लाख रुपए, 4 लाख 1,000 पे भी है ना, पूरा का पूरा पैसा दो, तब तो बच जाएगा। अगर आपने 4 लाख रुपए देना है ब्याज के साथ, और अगर मान लो आप रिकवरी और सेटलमेंट कर रहे हो 3.5 लाख रुपए दे करके, ठीक है जी, तो उस केस में भी सिविल स्कोर का सत्यानाश होगा। और अगर आप मूल भाव करके 4 लाख के लोन को आप कहते हो कि भाई 40,000 रुपए दे करके ही सेटल कर ले, उस केस में भी सिविल स्कोर का उतना ही सत्यानाश होगा। अगर आप इस केस को 3,99,000 रुपए दे करके भी क्लोज कर रहे हो, जितना उतना मतलब बराबर ही सत्यानाश है, चाहे 3,99,000 रुपए दो, चाहे 40,000 रुपए दे के सेटल कर लो, चाहे सिर्फ 4,000 रुपए दे के सेटल कर लो, सत्यानाश सिविल स्कोर का होना ही होना है। अगर बचाना है सिविल स्कोर तो उससे पूछो कि भाई मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा ब्याज कितना है, और टिल डेट मेरा बैलेंस बताओ कितना मेरे को बैंक को देना है। वो पूरा अगर दोगे तो ही सिविल स्कोर बचेगा। सेटलमेंट अगर होगी तो सिविल स्कोर बचेगा नहीं। अब मोल भाव है, सिर्फ आप सेटलमेंट कर रहे हो, आप बैंक को प्रेशर करो कि भाई मैं कम से कम दूंगा, बैंक कहेगा ज्यादा से ज्यादा लूंगा, कम से कम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा दूंगा, यही चीज चलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अनसिक्योर्ड लोन का अभी तक, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इसके अंदर आ गए। अब हम देखते हैं सिक्योर्ड लोन की क्या कहानी है। जैसे मैं आपका कार लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एक चीज और है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको ऐसा सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनके साथ भी प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, बट वीडियो को लाइक जरूर करना और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, इससे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आप आ जाओ सिक्योर्ड लोन्स के ऊपर, ठीक है जी। सिक्योर्ड लोन जैसे आपका होम लोन, इसके ऊपर चार्ज क्या है, मॉर्टगेज। क्यों? बैंक क्या कहता है कि किस्तें करी बंद तो घर को कर दूंगा नीलाम और आपसे घर ले लूंगा वापस और अपना पैसे को करूंगा रिकवर।
गोल्ड लोन में भी यही कहता है और कार लोन में भी यही कहता है। देखो अब साल 2002 से पहले ना बैंकों के पास इनको रिकवर करने की भी कोई खास ताकत नहीं थी, लेकिन डिफॉल्ट बढ़ते जा रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये लेके आया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर मोबाइल फोन IMEI नंबर ब्लॉक करने वाला, तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर मोबाइल फोन का डिफॉल्ट करेगा, कहेगा मेरे फोन काम का ही नहीं बचेगा, पैसा भर ही देता हूं कहीं ना कहीं से। तो रिवोल्यूशन आता है धीरे धीरे करके। ऐसी साल 2002 से पहले जब कोई होम लोन कार लोन भी डिफॉल्ट कर देता था, बैंक के पास कुछ खास पावर नहीं होती थी। फिर साल 2002 में सरफेसाई एक्ट आया, ठीक है जी। सरफेसाई एक्ट क्या बोलता है? सरफेसाई एक्ट बैंकों को पावर देता है। बैंकों को क्या पावर देता है? बैंकों को यह पावर देता है कि जो आपके सिक्योर्ड लोन्स है ना, उनको आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आपके पास पूरी पावर है कि आप उसको बेच के भी अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। तो सिक्योर्ड लोन्स की रिकवरी इसलिए आसान है क्योंकि बैंकों के पास सरफेसाई एक्ट 2002 का पूरा प्रोविजन है। समझ के बात को? क्या सरफेसाई एक्ट 2002 अनसिक्योर्ड लोन में भी पावर देता है क्या? नहीं, वहां ये सरफेसाई एक्ट 2002 काम ही नहीं करता। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ये अगर डिफॉल्ट भी हो जाते हैं तो देखो, अच्छा एक चीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हालांकि सिक्योर्ड लोन है, लेकिन जब बैंक इसकी रिकवरी करता है ना, तो एज अ अनसिक्योर्ड लोन ही रिकवरी करता है, सेटलमेंट की तरफ ही जाता है। तो सरफेसाई एक्ट 2002 अनसिक्योर्ड लोन को पावर नहीं देता, सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स को ही पावर देता है। अब आप आ जाओ एक एक करके। कार लोन, क्या मान लो किसी का 10 लाख रुपए का कार लोन है, नहीं भर पा रहा किश्त, मजबूरीवश, विलफुल डिफॉल्टर कभी नहीं भरना, प्लीज कभी मत बनना। एक चीज और बोलूं, काफी लोग क्या करते हैं, मान लो 10 लाख का कार लोन है, कोई ना कोई कान भर देगा, कहेगा यार डिफॉल्ट कर दे, बैंक क्या ही कर लेगा, ठीक है, लेकिन मत करना प्लीज। पता है क्या होता है, अर्ली एज में कुछ लोग होते हैं ना, 21, 22, 25, 30 साल में जैसे मान लो, तो गर्म खून होता है कि कर दे डिफॉल्ट, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरे एक केस है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्लोजली। जब वो 22 साल के थे ना, 22, आज वो 31 ईयर्स के हैं, ठीक है। जब वो 22 साल के थे ना, तो उनसे एक कार लोन डिफॉल्ट हो गया था। उनकी पहली नौकरी थी और कार लोन हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। तो वहां पे हो गया सिविल खराब, और किस्तें पता है कितनी भरनी थी? सिर्फ 70,000 रुपए की किस्त पेंडिंग थी, वो डिफॉल्ट कर दी। बताओ, सिंपल सी चीज, सिर्फ 70,000 रुपए का डिफॉल्ट, ठीक है। सिविल खराब हो गया। आज पहली नौकरी थी उस टाइम पे उनकी, सिर्फ शायद 25-26 हजार रुपए की नौकरी थी। अब वो 31 ईयर्स के हैं और अच्छे खासे सेटल्ड हैं, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे खासे सेटल्ड हैं, अच्छी अर्निंग है। लेकिन आज उनका जो सिविल स्कोर है ना, वो इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ही है। वो मेरे से इतनी बार सपोर्ट ले चुके हैं, उनका सिविल मैंने हेल्प आउट करवा के, सबसे पहले जैसे मैंने उनको ना छोटे मोटे लोन्स दिलवाए, जैसे क्रेडिट बी से, चाहिए नहीं था पैसा, बस दिलवा दिया कि 50,000 का लोन, फिर 1 लाख का लोन। आज क्रेडिट भी उनको 2.5 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन देता है, ठीक है। मैंने कहा ले लो, बस भर देना किश्त, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनका एक AU बैंक में अकाउंट था, 25,000 रुपए का लोन का ऑफर आया, प्री अप्रूव्ड, मैंने कहा लो, वो दिलवाया। फिर अब एक ICICI से ऑफर आया था, वो दिलवाया। और अब AU बैंक ने 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया, वो दिलवाया। पूरी कोशिश है, मतलब बहुत क्लोज है, जहां मैं रहता हूं वही रहते हैं, डेली मिलना होता है। तो यही चीज है कि डेली कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हद से हद ये 10 लाख रुपए तक चले जाएंगे? मतलब उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है अब बहुत अच्छे सेटल्ड है। लेकिन 22 साल में जब वो थे, उनसे एक गलती हो गई, लोन कर दिया डिफॉल्ट। लेकिन अब सोचो, धीरे धीरे इतनी मेहनत करने के बाद भी हद से हद बैंक उनको 10-12 लाख रुपए का लोन दे देगा। लेकिन उनकी अर्निंग के हिसाब से अगर कल को वो कहते हैं मेरे को 1 करोड़ रुपए का होम लोन लेना है, क्या बैंक देगा? कभी भी नहीं देगा। समझ रहे हो? सिविल स्कोर को इंप्रूव करने का हद से हद कहां तक ले जाएंगे, लेकिन एक मतलब बड़ी रकम चाहिए, बहुत बड़ी रकम, बैंक नहीं देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, विलफुल डिफॉल्ट कभी मत करना। सिविल स्कोर खराब हो जाता है, फिर वो कभी रिकवर भी नहीं हो पाता उस लेवल तक। मान लो अगर आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हो और आपको लोन लिमिट मान लो 2 करोड़ की मिलती है और आपने सिविल खराब कर रखा है, तो नहीं देगा बैंक। छोटा मोटा लोन दे देगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन बड़े लोन्स कभी भी सैंक्शन नहीं करेगा। समझ के बात को? चलो अब आते हैं हम कार लोन पे। मान लो 10 लाख का कार लोन है, किस्तें नहीं भर पा रहा कोई, ठीक है, लेटर सपोज नहीं भर पा रहा, अब डिफॉल्ट हो गया। क्या बैंक के पास पूरा अधिकार है कि चलो किस्तें नहीं भरी, 90 दिन हो गए, 90 डेज हो गए, गाड़ी को उठाओ और चलो लेके चले जाओ? नहीं, पहले कोर्ट में जाएगा, ठीक है, बैंक कोर्ट में जाएगा। और कोर्ट ऐसा नहीं कि हर एक पे अप्रूवल देता है, ठीक है जी चक लो गाड़ी, नहीं, 100 बार जाएगा ना। अगर बैंक मान लो 100 अलग अलग केसेस पे लेके गया, तो हद से हद 3 से 4 केसेस पे ही अप्रूवल मिलता है कार लोन को, कार को उठाने का, रिकवर करने का। समझ के बात को? अच्छा, मेरे कुछ एक सर्कल में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, ठीक है, थोड़ा मजाक की बात है, कर लेता हूँ। तो उनकी पोस्टिंग आ गई यूपी में, ठीक है, और मेरी एक बार पोस्टिंग महाराष्ट्र में आई थी। तो लाइक मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट महाराष्ट्र के लोग बड़े सॉफ्ट लोग होते हैं, लाइक बहुत एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है।
तो खैर मैंने महाराष्ट्र में तो केसीसी डिपार्टमेंट में काम किया था, तो केसीसी तो वैसे भी सेंसिटिव इशू है फार्मर का है, तो उससे मैं कंपेयर नहीं कर रहा। बट मेरा दोस्त था, ठीक है, उसकी यूपी में आई गेस बिजनौर कोई जगह है, वहाँ पे पोस्टिंग थी, तो फ़ोन पे बात होती थी हमारी, ठीक है। तो एक बार उसके पास केस आया कार लोन का, बोला फॉर्च्यूनर की रिकवरी थी, ऐसे फॉर्च्यूनर नहीं थी शायद, कुछ फॉर्च्यूनर से नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं यार, ये महिंद्रा की कौन सी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो की रिकवरी थी। बोले 16-1 लाख रुपए की ऐसा कुछ लोन वगैरह था, तो रिकवरी थी। बोले मुंह पे आके बोलते हैं कि कोई पैसा नहीं देंगे, और दम है तो गाड़ी को हाथ भी लगा के दिखाओ, समझ के बात को। तो मैंने कहा, बोलता कि इतना मुश्किल है यूपी के अंदर रिकवरी करना, तो कई कई मेरे को हंसी आती थी। मैंने कहा यार बड़ी गलत जगह फंस गया तो ऐसा केस होता है। तो पहली चीज़, कस्टमर भी बहुत वो होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बैंक वालों को गाली देते हैं कि बैंक कैसे वैसे, कई कई तो कस्टमर बड़े एग्रेसिव होते हैं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं होता, फिर मैं उसको यही बोलता था, मैंने कहा यार लगाओ इसके ऊपर, फिर केस लगाओ ना भाई, कोर्ट में लेके जाओ। तो ये बोलता था कि कोर्ट नहीं करता ना, ये तो प्रॉब्लम है, कोर्ट अप्रूवल नहीं, बैंक ठीक है डेली वकील से मिलता हूँ बट कोर्ट अप्रूवल नहीं देता। ऐसा नहीं होता ना कि आज केस लगाए तो कोर्ट कहेगा कि जी रिकवरी कर लो, नहीं करता, समझ के बात को। अच्छा, फिर बैंक के पास यही तरीका बचता है, उसको उठाने के परमिशन तो है नहीं है, बैंक बार बार उसके पास जाएगा और फिर जाकर क्या बोलेगा, जी सेटलमेंट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मान लो हम एग्जांपल ले रहे थे कि 10 लाख रुपए का लोन है, राइट। तो 10 लाख रुपए का अगर कार लोन है और मान लो ये पैसा नहीं भर रहा, ठीक है, और कैसे समझाऊं, 10 लाख रुपए का हमने कार लोन लिया, अब पैसा है नहीं भरने के लिए। कल को कस्टमर ये कहता है ना कि चलो गाड़ी पकड़ लो, गाड़ी कर दो, मैं गाड़ी सरेंडर करता हूं, मेरी गाड़ी उठा करके ले जाओ, ठीक है। और बैंक मान लो गाड़ी उठा के ले गया। अब क्योंकि 10 लाख का लोन था, हो सकता है इसने 6-7 महीने किस्तें ना भरी हो, तो इसके ऊपर पेनल्टी ब्याज बूज मिला करके इसका लोन कर दिया 12 लाख रुपए का। गाड़ी उठा करके मान लो बैंक ले गया, और बैंक कहता है कि हम इस गाड़ी को बेचेंगे, फिर पैसा रिकवर करेंगे। मान लो गाड़ी ओपन मार्केट में बिकी 7 ही लाख रुपए की सिर्फ, फिर बैंक आपको क्या कहेगा कि 3 लाख रुपए तो ये जो लोन के ये बकाया, और 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी, तो अभी भी आप 5 लाख रुपए हमारे को और दोगे। ये सिचुएशन बन जाती है। लेकिन एक चीज बता दूं, उसके बाद आने दो नोटिस, जब एक बार आपने गाड़ी सरेंडर कर दी ना, तो इसको सेटलमेंट ही बोलते हैं। उसके बाद और पैसा अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं होती कार लोन के अंदर, समझ के बात को। अगर आपने गाड़ी सरेंडर कर दी, मान लो एक और एग्जांपल लो, मान लो कार आपने सरेंडर करी और गाड़ी का इंजन भी सीज था, गाड़ी के 4 टायर भी पंचर थे, गाड़ी का स्टीयरिंग भी टूटा हुआ था, गाड़ी के शीशे भी टूटे हुए थे। आपने क्रेन से उठवा के गाड़ी बैंक के यार्ड में लगवा दी, मान लो। तो उस केस में मान लो 10 लाख का लोन था और वो गाड़ी ओपन मार्केट में 1 लाख रुपए की बिकी, तो उसको भी हम सेटलमेंट ही कहेंगे। 9 लाख रुपए ऊपर देने की जरूरत नहीं होती। बैंक तो कहेगा भरो भरो भरो, उसके बाद कोर्ट भी कुछ नहीं कहेगा आपको। बैंक तो अपनी तरफ से कह रहा है कि भरो भरो, बैंक को तो पूरा पैसा चाहिए, लेकिन कोर्ट आपको कुछ नहीं कहेगा उसके बाद कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आपको जेल हो जाएगी, वैसा हो जाएगा। कोई जेल वेल नहीं होती, इसको सेटलमेंट ही बोलते हैं। आपने गाड़ी पकड़ा दी ना, अपनी एसेट पकड़ा दिया ना अपना, जिसके ऊपर चार्ज था हाइपोथिकेशन, तो इसको सेटलमेंट ही बोलते हैं, समझ गए। तीसरा आ जाता है आपका होम लोन। होम लोन के अंदर रिकवरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बैंक के पास ज्यादा पावर है, बैंक सरफेस एक्ट का ज्यादा यूज करता है, ठीक है। कार लोन के अंदर एक चीज बताऊं आपको, मान लो, चलो छोड़ो, ठीक है, हो ही गया। अब होम लोन के अंदर मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन है, कोई किस्तें नहीं भर पा रहा, ठीक है। बैंक इसके अंदर एग्रेसिवली अप्रूवल लेते हैं। इसके अंदर भी हालांकि मिलते नहीं है अप्रूवल, ऐसा नहीं कि 100 केस जाएंगे तो इसमें भी 5-6 केस में ही अप्रूवल मिलते हैं कि घर खाली करा लो और बेच दो, ठीक है। अच्छा, इसमें कस्टमर क्या चाल चलते हैं पता है। कस्टमर ये कहेगा, मान लो 50,000 रुपये की किस्त है ना, तो कस्टमर बीच बीच में क्या करेगा, 5,000 रुपये की किस्त डाल देगा, ठीक है। केस में बैंक लेके जाएगा, कोर्ट में केस लेके जाएगा बैंक, बैंक कहेगा कि अप्रूवल दो कि नीलाम करना है घर, तो कोर्ट पता क्या कहेगा, यार 5,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, 500 रुपये की किस्त। कस्टमर कोशिश तो कर रहा है ना, कस्टमर ने हाथ तो नहीं खड़े करे ना। तो ये चालाकी होती है कस्टमर की, कभी 500 डाल देगा, कभी 1000 डाल देगा, कभी 5,000 डाल देगा। ये इसलिए डालेगा ताकि कोर्ट से अप्रूवल ना मिले बैंक को घर खाली कराने का, समझ के बात को। बट वही चीज़ है, मान लो 30 ईयर्स का होम लोन है, ठीक है, आपने अप्रूवल ले लिया, चलो नीलामी का नहीं आता, बैंक वाले आपके घर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, 30 ईयर्स खत्म हो गए मान लो, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो घर खाली करना ही पड़ेगा ना। फिर तो आप नहीं कह सकते कोशिश कर रहा हूँ, तब तो खत्म हो गया, टेन्योर खत्म हो गया, फिर बैंक कहेगा लाओ पूरा पैसा दो, ब्याज के साथ पूरा पैसा दो, समझ गए बात को। तो होम लोन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है ही है, रिकवरी की ताकत बैंक के पास ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। बाकी खैर सारी की सारी ये चीज़ें हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ पैसे तो देने नहीं है। और अगर आपके फिर भी कुछ डाउट हैं तो कमेंट कर लेना, कोशिश करूंगा सबका आंसर करने की। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।